हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। और गाइस, इसमें वांगशन के साथ साथ तेगुक स्टोरी और होगी और आई होप कि आपको पसंद आएगी। इसमें टॉप जेके है और बॉटम हमारा तेयन है। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जेके याद कर रहा था कि उसे विंग कैसे मिला था। हाँ, वो विंग का असली नाम नहीं जानता है और वो कैसे नहीं और वो क्यों नहीं जानता है और विंग उसके साथ क्या कर रहा है, ये हम अब जानते हैं। जब जेके को विंग मिला था, विंग की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो उसे तुरंत अपने सेक्रेटरी के साथ हॉस्पिटल ले गया था। वो आईसीयू के बाहर वेट कर रहा था, पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी इस पर्सन को लेकर। उसे नहीं पता कि ये ओमेगा उस जगह पे क्या कर रहा था, मगर फिर भी उसकी इस कंडीशन को देख के जेके बहुत ज़्यादा घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। उसका सेक्रेटरी से बोल रहा था कि सर आप प्लीज़ जाके बात ले लीजिए, चेंज कर लीजिए, आपकी क्लोथ पे ब्लड लगा हुआ है। मगर जेके उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मान रहा होता है। वो बस वहीं पर बैठा हुआ होता है और इंतजार कर रहा होता है कि कब ये डोर खुले और कोई डॉक्टर, कोई पर्सन बाहर आए जो उससे बता सके कि ये पर्सन ठीक है या नहीं। उसे पता नहीं क्यों बहुत घबराहट हो रही है, वो नहीं जानता। उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई उसका अपना ही है, जैसे उसके किसी अपने को चोट लगी है। उसे ये फीलिंग आ रही है, फर्स्ट टाइम उसे ये फीलिंग आई है, वरना उसे कभी भी ऐसा किसी के लिए भी फील नहीं हुआ। और वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा है इस चीज़ को लेकर। फिर वो वहीं पे बैठा हुआ होता है। थोड़ी देर बाद में, लगभग 2-2.5 घंटे बाद में, एक डॉक्टर उस हॉस्पिटल, उस आईसीयू रूम से बाहर निकलता है और सामने जेके बैठा होता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो देखता है उस डॉक्टर की ओर। डॉक्टर बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा होता है। फिर वो जाता है और उस डॉक्टर से पूछता है कि वो पर्सन जिसे मैं लेकर आया हूँ वो ठीक है ना। तो फिर डॉक्टर उसकी ओर देखता है और वो अपना सर मतलब कि थोड़ा सा हिलाता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि सर, आप जिस पेशेंट को यहाँ पे लेके आए हैं उसकी कंडीशन बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, और उसके सर में बहुत बहुत बड़ी इंजरी हुई है, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। हम बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, मगर वो पेशेंट स्टेबल नहीं हो पा रहा है, उसका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है। तो फिर जेके बोलता है तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये एक हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे ब्लड तो होगा ना। तो फिर बोलते हैं सर, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा रेयर ब्लड कैरी करता है, रेयर। तो फिर बोलता है अच्छा, तो मुझे बताओ, मैं अरेंज करता हूँ। तो फिर बोलता है सर, ओ नेगेटिव। तो फिर बोलता है ओ नेगेटिव। फिर वो बोलता है तो मेरा ले लो, मेरा भी ओ नेगेटिव है। तो फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, आप मेरा ब्लड ले सकते हैं। तो फिर बोलता है कि ठीक है, आप फिर वो एक नर्स को बुलाता है और उससे बोलता है कि इनका ब्लड चेक करो और उसके बाद हमें इन्फॉर्म करो। फिर वो नर्स उसे जेके को अपने साथ लेके चल जाती है। फिर वो ब्लड चेक करते हैं और वो डॉक्टर को बोल देते हैं कि हाँ, हम इनका ब्लड ले सकते हैं। तो फिर जेके अपना ब्लड विंग को देता है। फिर डॉक्टर बोलते कि अब हमें ऑपरेशन करना होगा, हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा। तो फिर जेके उसकी ओर देखता है, डॉक्टर की ओर। फिर बोलता है तो फिर करिए ना, आप वेट की क्या कर रहे हो? आपको ब्लड मिल चुका है, तो फिर अब आप वेट क्यों कर रहे हो? तो फिर वो बोलता है कि डॉक्टर कि सर, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। वो अपना सर नीचे झुका के बोल रहा होता है। तो फिर वो जेके होता है, वो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़ता है, उसे बोलता है मैंने कहा उस पर्सन को मैं सही सलामत देखना चाहता हूँ, और चाहे कुछ भी करो, चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मुझे वो पर्सन सही सलामत चाहिए। तो फिर वो उसकी ओर ऐसे देख के बोलता है। तो फिर बोलता है सर, पेशेंट की कोई गारंटी नहीं है, आपको पेपर्स पे साइन करने होंगे। वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है जेके की ये बातें सुन के, उसके इतना अग्रेशन देख के, और उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा होता है, क्योंकि जेके अपने फेरोमोन्स रिलीज कर रहा होता है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क होते हैं। उसे साफ साफ पता चल रहा है कि जेके कितना ज़्यादा पैनिक कर रहा है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस सामने वाले डॉक्टर पे। फिर जेके उसकी बात सुनता है और बोलता है कि ठीक है, मैं साइन करूँगा। तो फिर वो डॉक्टर जेके की ओर देखता है और बोलता है सर, आप उसकी कोई रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स है? तो फिर वो उससे बोलता है जाओ पेपर लेके आओ। और फिर वो वहाँ से चला जाता है और वो नर्स को भेज देता है पेपर साइन कराने के लिए। फिर नर्स आती है और वो जेके के सामने पेपर रख देती है। जेके देखता है उस पेपर को, वो उसे कुछ भी नहीं पता वो इस पेशेंट के बारे में क्या फील करे, पर वो उस जगह को खाली छोड़ देता है और फिर वो लास्ट में साइन कर देता है एज अ फैमिली की जगह पे। और फिर वो उस पेशेंट नर्स को पेज दे देता है। फिर वो नर्स उस फॉर्म को लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। वो ऑपरेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि विंग की पूरे हेड की सर्जरी होनी थी। उसके हेड में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी थी और
और डॉक्टर जानते हैं कि अगर अगर थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो क्या हो सकता है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इस वजह से वो सर्जरी बहुत ही ज़्यादा लंबी चलती है, कम से कम 6-7 घंटे। और जेके वहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठता, वो बस एक बार कंफर्म करना चाहता है कि ये जो पेशेंट है वो ठीक है या नहीं। वो उसे कुछ नहीं जानना, बस ये जानना है कि ये पेशेंट एक बार ठीक हो जाए बस। और उसका सेक्रेटरी होता है, वो भी वहीं पे होता है, वो देख रहा होता है अपने अपने सर को कि वो किस तरह इस स्ट्रेंजर के लिए, जिसे वो जानते भी नहीं, आज पहली बार देखा है, पहली बार मिले हैं, उसके लिए कितने ज़्यादा पैनिक कर रहे हैं। मगर फिर भी वो कुछ नहीं कह रहा होता, वो वहीं पे साइड में खड़ा होता है। जेके जो अपने सेक्रेटरी की ओर देखता है और उससे बोलता है कि तुम घर पे जाके रेस्ट कर सकते हो, तुम होटल में रूम में जाओ और रेस्ट करो। तो फिर उसका सेक्रेटरी बोलता है नहीं सर, मैं यहीं पे हूँ, डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। तो फिर वो जेके बोलता है नहीं, तुम जाओ, तुम्हारा ऑफिस आवर ख़त्म हो चुके हैं कब के, तुम फिर भी मेरे साथ हो। तो फिर बोलता है कि डोंट वरी सर, ये मेरा काम है, और वैसे भी मैं काफ़ी वक्त से आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये मेरा फ़र्ज़ ही बनता है, डोंट वरी, मैं यहीं पे हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर ऐसे बोल के साइड में बैठ जाता है। तो फिर जेके उससे कुछ नहीं बोलता। फिर वहाँ पे ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से डॉक्टर्स की टीम बाहर आती है। काफ़ी सारी टीम मतलब कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स लगे हुए थे विंग के ऑपरेशन के लिए। फिर वो लोग वहाँ से बाहर आते हैं और वो सामने देखते हैं जेके की ओर। फिर जेके उनकी ओर देखता है और उनके पास जाता है और उनसे बोलता है क्या पेशेंट ठीक है। तो फिर एक डॉक्टर अपना मास्क उतारता है और वो जेके की ओर देखता है और फिर वो स्माइल करके बोलता है हाँ, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। पर इस पर पे जेके की सांस अटक जाती है। वो बोलता है क्या पर क्या। तो फिर बोलता है उसके सर में चोट लगी है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा हेड होता है और उसके सर में चोट लगी है। हम नहीं कह सकते कि होश सामने आने के बाद उसकी क्या कंडीशन होगी। तो फिर बोलता है क्या, आपके कहने का मतलब क्या है। तो फिर बोलता है सर, हम जितना कर सकते थे हमने किया। हाँ, हमने उसकी जान बचा ली है, पर हम नहीं जानते कि होश में आने के बाद उसकी कंडीशन क्या होगी, क्या उसे कुछ याद होगा या नहीं होगा, या फिर क्या। वो जेके उसकी ओर देख के बोल रहा होता है। तो फिर बोलता है सर, आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। और ऐसा बोल के वो बोलता है कि आपको वेट करना चाहिए कि इसे कब तक होश आएगा, इसके होश आने पे हर चीज़ डिपेंड करती है। तो फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है ये सर, आई एम सॉरी, इसके अलावा मैं आपसे कुछ भी नहीं कह सकता। और फिर वो ऐसा बोल के अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। और जेके बहुत ज़्यादा मतलब कि सोच रहा था कि क्या डॉक्टर क्या कह के गए, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है। फिर जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है वो उससे बोलता है कि सर आप मतलब कि पेशेंट ठीक है, वो पर्सन बिल्कुल ठीक है। और वो उससे बोलता है कि सर आई थिंक अब आपको रेस्ट करना चाहिए। तो फिर जेके अपना सर नोट करता है। वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं होटल में चलूँगा, पर एक बार मुझे उस पेशेंट को देखना है। तो फिर बोलता है कि ठीक है। फिर वो विन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो जाता है और विन को देखता है। वो अब उसके फेस को बहुत मतलब क्लियर तरीके से देख पा रहा था। वो देख पा रहा था ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा। ये एक ओमेगा है और इसकी ज़्यादा एज भी नहीं है। शायद ये जेके से 2 साल छोटा है। हाँ, और जेके इसे देख के मतलब कि इसे देख के उसे बहुत बुरा भी लग रहा है, क्योंकि उसके पूरा सर पट्टी से कवर है। और उसे साफ साफ फील हो रहा है कि ये पर्सन नींद में है, बेहोश है, मगर फिर भी इसके चेहरे पे जो पेन है वो साफ साफ दिख रहा है, इसे दर्द हो रहा है, ये साफ साफ पता चल रहा है। और जेके को ये पसंद नहीं है, उसे पता नहीं क्यों उसे बुरा लग रहा है इस लिटिल ओमेगा के लिए कि क्या इसकी फैमिली कहाँ है और वो इसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो ये सोच रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि इसकी फैमिली तो इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होगी। तो फिर वो सोच लेता है कि उसे आगे क्या करना है। फिर वो उस पर्सन की ओर देखता है और बोलता है डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास वापस भेज दूंगा, और जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूँगा। वो उसकी फेस की ओर देख के बोल रहा होता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। जेके, सॉरी गाइस, मैंने बताना भूल गई, जेके इसमें 26 का है। और आगे अब जेके वहाँ से निकल जाता है, वो अपने होटल जाता है, बात लेता है, चेंज करता है, और वो उस पर्सन के बारे में सोच रहा होता है, उस ओमेगा के बारे में। वो एक पल में उसके दिमाग में ये आता है कि उसे लगा था कि उसकी लाइफ ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में है, पर आज जब उसने उस ओमेगा को देखा तो उसे ऐसा फील हुआ जैसे कि वो पर्सन उससे भी ज़्यादा पेन में है। पता नहीं क्यों, पर उसे उसके पेन फील हुआ कि आज तक जेके को कभी भी किसी का भी दर्द फील नहीं हुआ है।
हाँ, एक पर्सन था जिसके लिए वो हर चीज़ फ़ील करता था, हर चीज़। मगर उसके अलावा जेके ऐसा पर्सन नहीं है जो दूसरों की फीलिंग्स को समझे। वो जानता है कि वो कैसा पर्सन है। वो लोगों से कम बात करने वाला पर्सन है। वो ज़्यादातर लोगों से बात नहीं करता, वो अपने मतलब से मतलब रखता है। पर आज इस पर्सन की इस कंडीशन में देख के पता नहीं क्यों जेके को बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। उसे बहुत बुरा लगा। उसके फेस को जब जेके देख रहा था, उसका फेस जब बहुत ज़्यादा ब्लड से कवर था और जेके जब उसके फेस को साफ कर रहा था, उसे उसे वो वक्त याद आता है कि किस तरह जेके उसे कार में बैठाया था और उसे लेके जा रहा था। पूरे टाइम जेके उसे बस एक ही बात बोल रहा था कि तुम ठीक हो जाओगे, तुम होश में आ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगा। जेके बस यही सारे शब्द उससे बोल रहा था। और विन जो कि बेहोश था, मगर फिर भी वो जेके की बातों पे जैसे कि रिस्पॉन्स कर रहा था। वो अपनी आंखें खोल के उसकी ओर देखने की कोशिश कर रहा था। वो जेके जो उसे होश में रखना चाहता था, उसे बेहोश नहीं होने देना चाहता था, इसलिए बार बार उसके फेस पे टैप टैप कर रहा था। और विन जो कहीं ना कहीं उसकी सारी बातें सुन रहा था। और अब दिखाया जाता है कि जेके ये सारी बातें सोच रहा होता है और फिर सो जाता है। फिर अब नेक्स्ट डे जेके सुबह सुबह उठता है और वो अपने सेक्रेटरी के साथ सबसे पहले हॉस्पिटल जाता है। वो देखना चाहता है कि क्या उस पर्सन को होश आया है। जेके को उस पर्सन का अभी तक नाम नहीं पता है, उसे कुछ भी नहीं पता है। फिर वो जाता है और उस पर्सन को देखता है। वो देखता है कि वो पर्सन अभी भी बेहोश ही है, उसे होश नहीं आया है। फिर वो डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसकी हेड सर्जरी हुई है, वो जितना रेस्ट करेगा उसके लिए उतना ही बेटर है, और फिलहाल उसका रेस्ट करना ज़रूरी है, और वो इतनी जल्दी होश में भी नहीं आएगा। तो फिर जेके उसकी बात मतलब कि मान लेता है और फिर वो वहाँ से बाहर निकल आता है। फिर वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी की ओर देखता है। उसका सेक्रेटरी उसी की ओर देख रहा होता है क्योंकि जेके को अब यहाँ से वापस जाना था। हाँ, उसका जो भी काम जिस काम के लिए वो यहाँ पे आया था वो नहीं हुआ है। हाँ, वो किसी को ढूंढने ही आया था, मगर वो पर्सन उसे नहीं मिला है, और अब उसे अपनी कंपनी को संभालने के लिए वापस जाना होगा। जेके ने तय किया था कि वो अभी यहाँ से वापस चल जाएगा। मगर विंग ये जो पर्सन है जिसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, इस पर्सन को वो इस तरह छोड़ कर नहीं जाना चाहता। इस वजह से वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी की ओर देखता है और उससे बोलता है कि हमारे जाने की सारे प्लान कैंसिल करो और इस पर्सन के बारे में पता कराओ। वो कहता है कि जाओ पुलिस स्टेशन में पता कराओ कि किसी की मिसिंग रिपोर्ट आई है या नहीं। वो इस पर्सन के बारे में जानना चाहता है। तो फिर वो उसका पर्सनल सेक्रेटरी बोलता है कि ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर और जेके वहीं था। जेके आज पूरे दिन वहीं पे होता है। वो कहीं पे भी नहीं जाता है। वो बस वीन की ओर देख रहा होता है। वो वीन के रूम में ही होता है और वहीं पे आज उसने लंच भी किया था और अब नाइट हो चुकी थी। हाँ, इवनिंग का टाइम हो चुका था। तब उसका सेक्रेटरी आता है और उससे बोलता है कि सर, मैंने इस पर्सन के बारे में पता किया, मगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं पुलिस स्टेशन गया था, मगर वहाँ पर कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं आई है। फिर बोलता है कि शायद आज ना हो, कल आ जाए। तो फिर जेके बोलता है कि ठीक है। तो फिर वो बोलता है क्या तुम्हें और कुछ भी पता नहीं चला, इसके नाम, इसकी पहचान, कुछ भी नहीं? तो फिर वो बोलता है कि नो सर, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला, आई एम सॉरी सर। फिर वो अपना सर झुका लेता है। तो फिर बोलता है कि ठीक है, शायद इसकी फैमिली को पता ही नहीं है कि ये पर्सन यहाँ पे है, या फिर शायद इसका कोई है ही नहीं। वो ऐसा विंग की ओर देख के बोल रहा होता है। और ये बात जब वो सोचता है कि विंग का कोई नहीं है इस दुनिया में, तो उसे बुरा लगता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो खुद के बारे में फील करता है कि उसका भी तो इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो बोलता है कि उसका सेक्रेटरी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि सर, हमें वापस जाना था, हम क्या करें? तो फिर जेके उसकी ओर देखता है और बोलता है कि अभी नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि इस पर्सन को होश में आए, मैं इसे इस कंडीशन में छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो फिर उसका सेक्रेटरी नोट करता है और फिर बोलता है कि सर, आप होटल चलेंगे? तो फिर बोलता है कि नहीं, तुम जाओ। फिर बोलता है कि पर सर, बोलता है कि नहीं, तुम जाओ, मैं यहीं पे हूँ। और फिर ऐसा बोल के वहीं सोफे पे लेट जाता है। तो फिर उसका सेक्रेटरी वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसका सेक्रेटरी वापस आता है और वहीं पे टेबल पे उसके लिए फूड रख देता है और बोल देता है कि सर, आप इस खाने को खाने के बाद सोना। और ऐसे बोल के वो वहाँ से चला जाता है। फिर जेके उस फूड की ओर देखता है और फिर वो उसे खाने लगता है और फिर वो अगेन वहीं पे सो जाता है। आज पूरे दिन विंग को होश नहीं आया होता है। फिर अब नेक्स्ट डे सुबह जेके अजीब सी आवाज़ से उठता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। वो अपनी आँखें खोल के देखता है, वो सामने के नज़ारे को देखता है और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि वो देखता है कि दो नर्स और कुछ डॉक्टर्स जो विंग मतलब कि जो वो पेशेंट जो होश में आ चुका है, मगर वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा है। वो किसी को अपने आप को टच करने नहीं दे रहा है। वो बेड के
बिल्कुल एक कोने में है, सिमट गया है, और वो सब लोगों की ओर देख रहा है। वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है, वो बस सब लोगों की ओर देख रहा होता है और अपने आप को उनसे दूर कर रहा होता है। वो उन्हें उन्हें हट जाने के लिए मतलब कि धक्का देता है, उनसे दूर होने के लिए बोल रहा होता है। मगर वो जो डॉक्टर, वो जो नर्सेज होते हैं, वो उसे शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। मगर जो पेशेंट होता है वो बिल्कुल भी उन्हें अपने पास नहीं आने देना होता है, उसे क्योंकि वो देख रहा होता है, वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, और वो यही सोच रहा था कि वो ये कौन है। उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। वो बिल्कुल एक मासूम आंखों से उन सब की ओर देख रहा है, और वो सारे लोग समझ रहे हैं कि ये पर्सन शायद अपनी याददाश्त खो चुका है। हाँ, डॉक्टर समझ गए हैं कि ये पर्सन अपनी याददाश्त खो चुका है। फिर जो जेके होता है वो खड़ा होता है, वो जल्दी से खड़ा होता है, और वो विंग के पास जाता है। वो उस स्ट्रेंजर के पास जाता है और उसे शांत करने लगता है। फिर जो विंग होता है, जो स्ट्रेंजर होता है, वो सॉरी आई मीन जेके के लिए तो वो स्ट्रेंजर ही है। तो फिर वो जब जेके को देखता है तो वो पता नहीं क्यों पर थोड़ा शांत होने लगता है। वो अब पैनिक नहीं करने लगता। पहले वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्रीथ ले रहा होता है और अपने सर को बार बार पकड़ रहा होता है, मगर अब वो नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा होता है। अब वो नॉर्मल ब्रीथ ले रहा होता है और शांत होने लगता है। तो फिर जेके उसकी ओर देखता है और उसे शांत कराता है, उसके पीठ को थपथपाता है और उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है, वो उसे लेट जाने के लिए बोलता है। तो फिर जो पर्सन होता है वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जेके की ओर बस देख रहा होता है। वो बहुत बड़ी मतलब कि अपनी पूरी आंखें खोल के उसकी ओर देख रहा होता है, और फिर वो जेके के फेस को पकड़ लेता है। वो उसके फेस पे मतलब कि अपने एक हाथ को रखता है और वो उसकी की ओर देख रहा होता है। तो फिर जेके कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है कि ये पर्सन क्या कर रहा है। तो फिर वो उसकी ओर बस देख रहा होता है। फिर वो अपना सर हाँ में हिलाता है और फिर वो लेट जाता है। फिर जेके उसे शांत करता है और उसे बोलता है कि तुम रेस्ट करो, शांति से सो जाओ। वो उसकी आंखों को बंद कर देता है और फिर जेके डॉक्टर की ओर देख रहा होता है, डॉक्टर जो जेके की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो जेके से बोलते हैं कि सर, हमें आपसे कुछ बात करनी है, आप प्लीज़ हमारे साथ आइए। तो फिर जेके बोलता है कि ठीक है। फिर वो ऐसा बोल के डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। डॉक्टर जो उसे अपने कैबिन में लेके आ जाता है। फिर वो जेके से बोलता है कि आप बैठिए, और फिर जेके में भी बैठ जाता है। फिर जेके उस डॉक्टर की ओर देख रहा होता है, बोलता है कि ये क्या था, वो पर्सन क्या। फिर वो ऐसे बोल के सामने की ओर देखने लगता है। फिर डॉक्टर उससे देखते हैं और बोलता है आई एम सॉरी। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है कि मैं आपको जो कहने वाला हूँ आपको वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना होगा, और वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो फिर बोलता है क्या, आपके कहने का मतलब क्या है। जब आप फिर डॉक्टर उसकी ओर देखता है और बोलता है कि जब आप इस पेशेंट को यहाँ पे लेके आए थे, मैं तभी जानता था कि उसका और आपका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर बोलता है हाँ, मेरा उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर बोलता है कि पर फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा था, क्योंकि उस वक्त उस पेशेंट को ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और मैंने किया था। अब आप पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करेंगे। तो फिर बोलता है क्या, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझ रहा नहीं। तो फिर बोलता है कि आपने उस पेशेंट की कंडीशन देखी। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैंने देखी। तो फिर बोलता है कि आपको क्या लगा। तो फिर वो जेके उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है, आप डॉक्टर हैं, आप मुझे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है। तो फिर बोलता है कि जब वो उठा था वो कुछ भी बात नहीं कर रहा था, वो पैनिक हो रहा था, वो हर किसी की ओर देख के डर रहा था। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैंने देखा। तो फिर बोलता है तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि आप जब उसके पास आए थे तो वो शांत हो गया था। तो फिर बोलता है वो अपना सर नोट हिल करता है। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि मैं आपसे जो बोलने वाला हूँ उसे प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बोलता है कि हाँ। बोलता है कि डॉक्टर बोलता है कि वो पर्सन जिसे आप यहाँ पे लेके आए हैं, उसके सर में बहुत बहुत गहरी चोट लगी थी, पता नहीं किस चीज़ से, मगर उसका सर बहुत ज़ोर से हिट हुआ था, और इस वजह से। फिर जेके उसकी ओर देखता है, बोलता है इस वजह से क्या। फिर बोलता है वो अपनी पास्ट मेमोरीज भूल चुका है पूरी तरह से। वो अपनी लाइफ की, अपनी पुरानी ज़िंदगी पूरी तरह से भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। इवन की क्या। वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, पर उसे कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। जैसे फिर डॉक्टर जेके उसकी ओर देख रहा होता है, आपके कहने का मतलब क्या है, मैं कुछ समझा नहीं। तो फिर वो बोलता है कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है। फिर बोलता है क्या। फिर बोलता है हाँ, वो पर्सन फ़िलहाल ऐसा ही बन चुका है, उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। जब एक नया बच्चा इस दुनिया में आता है, बिल्कुल वैसे ही वो अनजान है हर चीज़ से, उसे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। इवन कि वो बोल तक नहीं सकता फ़िलहाल। फिर होता है क्या,
आपके कहने का मतलब क्या है? फिर बोलता है कि हाँ, वो फ़िलहाल बोलने की कंडीशन में भी नहीं है, उसे बोलना तक नहीं आता। आपको ऐसा नहीं है कि वो बोल नहीं सकता, आपने भी सुना होगा उसकी बातें, वो जिस तरह से बात कर रहा था, इसका मतलब ये है कि वो बोल सकता है, मगर उसे नहीं पता कि किस तरह बात करते हैं, क्या 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 बोलते हैं, क्या शब्द होते हैं। तो बोलता है क्या आपके कहने का मतलब क्या है? तो फिर बोलता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। वो एक छोटा बच्चा बन चुका है, जो ऐसा बच्चा जिसे जिसे इस दुनिया बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, उसे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो फिर बोलता है तो आप फिर बोलता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। फिर बोलता है तो क्या वो पर्सन कभी कभी ठीक नहीं होगा? फिर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर बोलता है तो फिर वो ठीक हो जाएगा। फिर बोलता है कि मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि उसकी पुरानी याददाश्त कभी वापस आएगी या नहीं। हो सकता है कि शायद उसकी याददाश्त आ जाए और शायद नहीं। तो फिर जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर बोलता है कि आपके कहने का मतलब क्या है? क्या वो ज़िंदगी भर ऐसा ही रहेगा? तो फिर डॉक्टर उसकी ओर देखते हुए बोलते हैं नहीं, ये तो उस पर्सन पर डिपेंड करता है जो उसकी देखभाल करेगा। तो फिर बोलता है आपके कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं। फिर बोलता है आप बैठ जाइए, रिलैक्स करिए। फिर जेके बैठ जाता है। कहता है कि प्लीज़ मुझे साफ साफ एक्सप्लेन करिए। तो फिर बोलता है आपने कभी बेबी सिटिंग की है? तो फिर बोलता है क्या? मैंने पूछा क्या आपने कभी बेबी सिटिंग की है? क्या आपके कोई बच्चे हैं? तो फिर बोलता है मैं एक अनमैरिड अल्फा हूँ। तो फिर बोलता है ओ, तो फिर आप इस बारे में नहीं जानते होंगे, पर मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हम एक छोटे बच्चे को हर चीज़ सिखाते हैं, उसे बताते हैं बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक उसी तरह से आपको अब इस पर्सन को हर चीज़ सिखानी होगी अगर आप इसे पहले की तरह बनाना चाहते हैं। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, आपको उसे हर चीज़ सिखानी होगी, हर चीज़। जिस तरह एक छोटे बच्चे को हर चीज़ सिखाई जाती है, वो आपसे हर चीज़ पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि ये क्या है, वो क्या है, हर चीज़ के बारे में पूछेगा और आपको उसके हर सवाल का जवाब देना होगा। पर आपको ये चीज़ ध्यान भी रखनी होगी कि आप कुछ गलत ना बोल दें, वरना आप जानते हैं आप जो बोलोगे वो उसी चीज़ को सच मानेगा, क्योंकि कि वो इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ फ़िलहाल आप पे ट्रस्ट करता है। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, क्या आपने नोटिस नहीं किया कि वो हम सब से डर रहा था, हम सब से, नर्स हो, डॉक्टर हो, इवन कि हर पर्सन से, मगर आपको जब उसने आपको देखा तो शांत हो गया। तो फिर बोलता है मगर मैं तो उस पर्सन को नहीं जानता। तो फिर बोलता है मगर आप भूल गए, आप ही वो लास्ट पर्सन थे जो उसे दिखे थे। आपको याद होगा एक्सीडेंट के टाइम पे सिर्फ आप उसके साथ थे, आप उसके पास थे। फिर बोलता है क्या उसे मैं याद हूँ? तो बोलता है हाँ, शायद आप उसे याद है। आप आखिरी पर्सन थे जो उसे मिले थे उस कंडीशन में, आप आखिरी पर्सन थे जो उसके साथ थे। इस वजह से शायद कहीं ना कहीं उसे आप याद है और उसे पता है कि आप एक अच्छे पर्सन हैं और इस वजह से वो आप पे ट्रस्ट कर रहा है। फिर वो बोलता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तो फिर बोलता है कि जितना मैं जानता हूँ उस पर्सन के बारे में, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन इस दुनिया में ऐसा होगा जो उससे उस इंसान को एक मैच्योर पर्सन बना सके। तो फिर ये बोलता है मतलब बोलता है कि अब आप तो बेबी सिटिंग करने में नहीं बैठेंगे ना, आप तो उसे हर चीज़ सिखाने नहीं बैठेंगे ना, तो फिर इससे अच्छा तो यही होगा कि आप उसे छोड़ दें, या तो वो कहीं चला जाएगा या फिर कुछ और। वैसे भी आपका उससे कोई रिलेशन तो नहीं है, वो आपका कुछ भी नहीं लगता। आपने तो इंसानियत के नाते उसका इलाज कराया जो अब हो चुका है, और अब उसकी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं, ये क्या मैटर करता है आपके लिए? तो फिर वैसे बोलता है और अपने कंधे उचकाता है। फिर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? फिर बोलता है कि नहीं, मेरा मतलब कुछ भी नहीं है। लोग अक्सर यही करते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप उस पर्सन को अपने साथ रखना चाहते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जानते हैं कि अगर आपने उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली तो आपको हर चीज़ देखनी होगी, हर चीज़, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है कि आपको उस पर्सन को हर चीज़ सिखानी होगी, इवन कि खाना खाने से लेके कपड़े पहनने तक हर चीज़। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है, वरना हम इस पेशेंट को कहीं और भेज सकते हैं। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। जेके जो हर चीज़ सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ में क्या हुआ है शुरुआत से लेकर अब तक, वो हर चीज़ सोच रहा होता है। और फिर उसके दिमाग में आखिरी एक बात आती है, सिर्फ एक बात, खुशियाँ, जो उसे कभी नहीं मिली, कभी भी नहीं। आज तक उसकी ज़िंदगी में जो भी पर्सन आया, जो भी, वो हमेशा उसकी ज़िंदगी से चला गया है, चाहे फिर वो उसके पेरेंट्स हो, उसके फ्रेंड्स हो, या फिर उसका प्यार, हर कोई उसे छोड़ के सिर्फ जाना सही समझा है। मगर गॉड ने इस पर्सन को उसकी लाइफ में भेजा है बिना किसी शर्तों के। हाँ, क्योंकि जेके वो नहीं है जो जिसके पास गया था। जेके का और उसका कोई रिश्ता नहीं है, कोई भी नहीं।
टोटली स्ट्रेंजर है वो दोनों एक दूसरे के लिए। तो फिर अगर गॉड ने उस पर्सन को जेके की लाइफ में भेजा है तो कुछ ना कुछ रीजन से भेजा होगा। शायद गॉड चाहते होंगे कि जेके इस पर्सन की हेल्प करें। और सच बात तो ये है कि जेके नहीं चाहता कि ये ओमेगा इस तरह रहे, क्योंकि वो जानता है कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है, कितनी ज़्यादा वो जानता है। उसने देखी है इस दुनिया की हार्श रियलिटी। वो एक अल्फा होने के बावजूद इस दुनिया से लड़ते लड़ते टूट चुका है, वो हार चुका है। उसने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उसके बावजूद वो आज इस मुकाम पे, उसके बाद वो इस जगह पे पहुँचा है। तो फिर ये मासूम जो इस दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानता, अगर आज जेके उसे छोड़ देगा तो पता नहीं ये दुनिया इतनी हैवान है कि इसे नौश के खा जाएगी। और वो इस बारे में सोचना तक नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं। और वो तय कर लेता है कि अब उसे क्या करना है। वो सबसे पहले अपने सेक्रेटरी के पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या इस पर्सन के बारे में कुछ भी उसे पता चला। तो फिर सेक्रेटरी बोलता है कि नो सर, मुझे इस पर्सन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। मैं पुलिस स्टेशन गया था, मैंने हर जगह पता किया, मगर किसी भी जगह पे, इवन कि इस पूरे शहर में कहीं पे भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखाई गई है। और मैंने बाकी जगहों पे भी पूछा, मैंने हर पुलिस स्टेशन से मतलब कि बात करी, कमिश्नर से बात करी है कि वो कहीं और अगर इस पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई गई है तो हमें पता करें, मगर कहीं पे भी किसी भी शहर में इस पर्सन की मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई है। तो फिर जेके तय कर लेता है, उसे लगता है कि ये पर्सन अनाथ है, तो अगर जेके ये कर भी लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर जेके अपनी सेक्रेटरी की ओर देखता है और बोलता है कि हमारा प्राइवेट जेट तैयार कराओ। तो फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, मैं कल वापस जाना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि सर हम कल वापस जा रहे हैं? फिर बोलता है कि हाँ, मैं, तुम और। फिर वो सेक्रेटरी उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या? फिर बोलता है कि और वो पर्सन, मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। फिर सेक्रेटरी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो बोलता है कि सर आप क्या कह रहे हैं? फिर बोलता है कि हाँ, मैं उस पर्सन को इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकता। तुमने उसकी कंडीशन देखी? फिर बोलता है, फिर वो पर्सन अपना सर नोट करता है क्योंकि हाँ, उसकी सेक्रेटरी ने भी देखा है कि विन की क्या कंडीशन है। फिर बोलता है कि पर सर हम तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, आप क्या बोलेंगे उसे? फिर होता है कि वो एक मासूम बच्चा है, फिलहाल वो सिर्फ एक बच्चा है। हम उसे जो भी बोलेंगे वो उस बात को यकीन करेगा, उसे हकीकत मानेगा। और मुझे उसे यकीन दिलाना है, मुझे उसे यकीन दिलाना है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। फ़िलहाल मैं हूँ उसके साथ। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ मिले हैं तो कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा ना। मैंने उसके एज अ फैमिली उसके सर्टिफिकेट पर साइन किया है। तो फिर मैं आज से उसकी फैमिली हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब आगे क्या होगा, मगर फ़िलहाल मुझे बस उस पर्सन को बचाना है। और इस वजह से तैयार करो, हमें यहाँ से जाना है। फिर बोलता है कि ओके सर। अब जेके सोच लेता है कि उसे इस पर्सन को लेकर यहाँ से जाना है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। फिर वो जाता है, फिर वो उस रूम में जाता है और उस विंग की ओर देख रहा होता है, वो उस पेशेंट की ओर देख रहा होता है जो बहुत ही पीसफुली सो रहा है। उसकी आंखों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। वो देख रहा है इस पर्सन की ओर। क्या गॉड इतने ज़्यादा बुरे हो सकते हैं? इस मासूम पर्सन से उसका सब कुछ छीन लिया, सब कुछ, इवन की पहचान तक। गॉड इतने बुरे हो सकते हैं, उसने कभी नहीं सोचा था। उसे लगा था कि गॉड सिर्फ उसके साथ बुरा करते हैं, उसके साथ गलत करते हैं। हाँ, यही तो है। जेके के आसपास जितने भी लोग हैं उसे ऐसा लगता है कि उससे ज़्यादा खुश है, चाहे फिर वो कोई गरीब पर्सन ही क्यों ना हो। जेके के पास आज बहुत ज़्यादा पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, मगर फिर भी उसके पास वो खुशियाँ नहीं है जो वो हमेशा से ढूंढता है, तलाशता है। मगर ये पर्सन, उसे यही लगा था कि उसकी लाइफ में ही पेन है, मगर आज इस पर्सन को देख के उसे लग रहा है कि नहीं, गॉड सिर्फ एक के साथ गलत नहीं है। गॉड हर इंसान को तकलीफ़ देते हैं, हर इंसान को दर्द देते हैं। पता नहीं क्या कभी गॉड उसकी या इस पर्सन की लाइफ में खुशियाँ देंगे, वो नहीं जानता। मगर वो इतना ज़रूर जानता है कि फ़िलहाल उसे इस पर्सन को प्रोटेक्ट करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, वो इस पर्सन को प्रोटेक्ट करेगा। और फिर वो उसके सामने आता है और वो उसकी ओर देखता है और बोलता है, मैं नहीं जानता कि तुम्हारा और मेरा कोई फ्यूचर है या नहीं, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता है या नहीं, पर मैं नहीं जानता कि तुम फ्यूचर में मुझे एज योर फैमिली, एज योर ब्रदर, हाँ, क्या तुम मुझे अपने ब्रदर के रूप में एक्सेप्ट करोगे? मैं नहीं जानता कि क्या होगा, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, चाहे फिर कंडीशन कैसी भी क्यों ना हो, कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, पर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है।
अगर मैंने तुम्हें आज किया है तो मैं ज़िंदगी भर करूँगा। और ऐसा बोल के वो उसकी ओर देख रहा होता है। और फिर अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जेके वही करता है जो उसने कहा था। वो नेक्स्ट डे उस पर्सन को अपने साथ लेके अपने सेक्रेटरी के साथ कोरिया वापस आ जाता है। साउथ कोरिया में विन आ चुका था और उसे कुछ भी नहीं पता था। वो कुछ भी नहीं जानता था कि वो अपनी फैमिली से, अपने शहर, अपने देश से कितना दूर आ चुका है। फिर वो उस जगह पे आके बहुत ज़्यादा अजीब फील करता है। वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, मगर फिर भी उसने जेके का हाथ बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ा होता है, जैसे कि वो जेके को नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, क्योंकि फ़िलहाल वो सिर्फ जेके पे ही ट्रस्ट करता है। हाँ, क्योंकि उसे याद है कि ये पर्सन, उसे बस इस पर्सन का फेस याद है और कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा उसे। फिर वो हर जगह को बस देख रहा होता है, जैसे कोई छोटे बच्चे देखते हैं हर चीज़ को, हर नई जगह को, हर नई चीज़ों को एक्साइटेड होकर, वैसे ही वो देख रहा होता है। जेके जो उसे अपने घर लेके आता है, अपने मैंशन में लेके आता है। जेके विंग को हर चीज़ सिखाता है। वो उसे हर चीज़ बताता है कि कौन सी चीज़ क्या है, और वो उसे बोलना भी बताता है कि कैसे किस शब्दों को कैसे यूज़ करते हैं। वो जैसे कोई छोटे बच्चे को हम हर चीज़ सिखाते हैं, जेके बिल्कुल हर चीज़ उसे वैसे ही सिखा रहा होता है। पर वो जानता है कि विंग एक ओमेगा है, और इस वजह से वो विंग की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करता है, क्योंकि विंग उसके लिए टोटली स्ट्रेंजर है। मगर वो विंग का फ़ायदा नहीं उठा सकता। वो जानता है कि वो जेके विंग को यहाँ पे क्यों लेके आया है। वो मतलब कि जो ओमेगा सर्वेंट होते हैं उन्हीं की हेल्प से विंग को हर चीज़ सिखाता है। उसे ड्रेस वियर करना और कैसे ये मतलब कि अलग अलग ड्रेसेस को पहने जाता है, वो हर चीज़ सिखाता है। और इवन कि वो विंग को खाना भी खाना सिखाता है। विंग हमेशा बहुत ज़्यादा मैसी तरीके से खाना खाता था। छोटे बच्चे जिस तरह अपना पूरा मुंह कवर कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही। मगर जेके उसे अच्छे से बताता था कि हर चीज़ कैसे खाते हैं। वो हर चीज़ उसे बताता था। और ऐसे ही अब विंग को उसके साथ रहते रहते 2 महीने हो चुके थे। विंग का नाम जेके नहीं जानता था, इस वजह से उसने विंग का नाम रखा था शीन, और उसे ये नाम पसंद भी है, शीन। फिर मगर शीन के अलावा वो विंग को बहुत सारे नामों से बुलाता है, जैसे कि लिटिल बनी, क्योंकि जब विंग यहाँ पे आया था तो विंग ने जेके को बिग बनी बुलाया था। तो इस वजह से जेके उसे हमेशा लिटिल बनी बुलाता था। तो फिर वो विंग की मतलब कि विंग अब प्रेजेंट में वो विंग के फेस को सहला रहा है, उसकी फॉरहेड पे टैप कर रहा है, और ये सारी बातें सोच रहा है। वो सोच रहा होता है कि मैं आज जिस तरह मैं आज तुम्हारे साथ हूँ वैसे ही हमेशा रहूँगा, और जिस तरह मैंने पिछले 2 महीने से तुम्हें संभाला है, फ्यूचर में भी संभालूंगा। और देखना, मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही बना के रहूँगा जैसे तुम पहले थे। मैं नहीं जानता कि तुम पहले कैसे थे, मगर देखना, मैं तुम्हें वक्त के साथ साथ हर चीज़ सिखा दूँगा, हर चीज़। फिर वो विंग की फेस की ओर देख रहा होता है। हाँ, वो विंग को हर चीज़ सिखाता है, वो उसे पढ़ाई भी सिखाता है, हर चीज़ कराता है वो विंग को। अब दूसरी ओर दिखाया जाता है लैन हाउस में जो ओमेगा वांजी के पास गया था, और उसने वांजी को समझाया था कि उसे अब मूव ऑन करना होगा। 2 महीने हो चुके हैं। एटलीस्ट वो नहीं कहता कि उसे विंग को भूल जाना चाहिए, विंग को याद नहीं करना चाहिए, पर अपनी फैमिली के लिए वो जी तो सकता है ना। अपनी फैमिली के लिए वो मुस्कुरा सकता है, क्योंकि वो भी जानता है, लानजान बहुत अच्छे से जानता है कि विंग अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी अपनी फैमिली है, और वो नहीं चाहता कि ये फैमिली टूट जाए, ये फैमिली दर्द में रहे। वही बात बहुत अच्छे से जानता है। इस वजह से अब वो ओमेगा वहाँ से आ चुका होता है नीचे। अब सब लोग देख रहे होते हैं सीढ़ियों पे कि वो ओमेगा नीचे आ रहा है। फिर वो आता है और टेबल पे बैठ जाता है। फिर सब लोग उसकी ओर देख रहे होते हैं। फिर वो सब मतलब कि अब फिर जो सिचन होते हैं वो उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं क्या वो आ रहा है। तो फिर बोलता है कि आप सभी अपना खाना खाइए, आप सभी अपना डिनर करिए। तो फिर सब लोग अपना सर नोट करते हैं, और वो सभी अपना डिनर करने लग जाते हैं। वो उन्हें थोड़ा बुरा लगा था, मगर फिर भी वो जानते हैं कि शायद नहीं हुआ। फिर वो ऐसा सोच के अपना खाना खाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में सीढ़ियों से एक पर्सन नीचे आ रहा होता है, और वो फुट स्टेप की आवाज़ सुनते हैं, और वो देखते हैं कि वांची नीचे आ रहा है। 2 महीने बाद वो उस रूम से बाहर निकला है। वो जब भी उस रूम से बाहर निकलता था, सिर्फ और सिर्फ विंग को ढूंढने के लिए, विंग को तलाशने के लिए। ऐसा नहीं है कि जियान फैमिली ने कभी विंग को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, या फिर हाँ, उन्होंने कोशिश करी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी थी, मगर अपने पर्सनल गार्ड्स के थ्रू, अपने पर्सनल बॉडी गार्ड्स के थ्रू। मगर उन्होंने कभी भी पुलिस कंप्लेंट नहीं करी थी। उन्हें लगा था कि शायद विंग नहीं है, शायद विंग इस दुनिया में नहीं है, उन्हें ऐसा ही लगा था।
फिर अब जो वांजी होता है वो उन लोगों की ओर देख रहा होता है, वो आता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर वो सब लोगों की वो ग्रीट करता है और उन्हें मतलब कि खाना खाने के लिए बोलता है। फिर सब लोग भी अपना डिनर कर रहे होते हैं, फिर वांजी भी उनके साथ डिनर कर रहा होता है और उनसे बातें कर रहा होता है। तो फिर शिनचैन सामने देखते हैं और वो उस ओमेगा की ओर देखते हैं और बोलते हैं थैंक यू तेई। तो फिर बोलता है कि नहीं काका, मैं ये करना चाहता था, वैसे भी मैंने जब से वांजी को इस कंडीशन में देखा है मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। फिर तेई वांजी की ओर देखता है और बोलता है वैसे भी वो मेरा दोस्त है, आप जानते हैं ना। तो फिर बोलता है हाँ मुझे याद है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, पिछले 2 महीने से तुम ही तो उसे संभाल रहे हो एक अच्छी दोस्त की तरह। फिर बोलता है हाँ, जब मैं टूटा हुआ था तब उसने मुझे संभाला था, तो आज मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे संभालूँ। बस मैं वही कर रहा हूँ, एक दोस्त होने के नाते उसे संभाल रहा हूँ। फिर सब लोग, उसकी पूरी फैमिली उन लोगों की ओर देख रही होती है और वो लोग एक दूसरे की ओर देख के खाना खा रहे होते हैं। वो आज खुश होते हैं कि वांजी बहुत वक्त बाद उस रूम से बाहर निकला है, या फिर ये कह दो कि विंग की जाने के बाद आज वांजी उन सब के साथ बैठ के डिनर कर रहा है। वरना वो डिनर तो करता है शायद कम, मगर फिर भी वो करता है, मगर कि सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि तेई उसे खिलाता है। हाँ, वो सभी तेई के बारे में हर चीज़ जानते हैं। वांजी उन्हें याद है कि तेई किस तरह उन्हें मिला था। शिनचैन वो तेई और वांजी की ओर देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर किस तरह तेई यहाँ पे आया था और क्या हुआ था। विंग के जाने के बाद उसके फ्यूनरल पे जब सब लोगों ने ये सोच लिया था कि विंग मर चुका है और उन्होंने विंग का फ्यूनरल की तैयारी की थी। उन्हें तो यही लगा था कि विंग अब इस दुनिया में नहीं है, तो बस उन लोगों ने फ्यूनरल की तैयारी की थी। और वो लोग जब फ्यूनरल कर रहे थे तब वांजी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके हिसाब से तो विन जिंदा है। वो कभी मान ही नहीं सकता कि विन इस दुनिया में नहीं है, और इस वजह से उसने वो फ्यूनरल रोक दिया था। वो वहाँ पे हर चीज़ को बर्बाद कर रहा था, वो कुछ भी नहीं होने दे रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, आप सभी ये नहीं कर सकते, मेरा विन जिंदा है, आप सभी उससे इस तरह कैसे मार सकते हैं, ऐसा बोल के वो चिल्ला रहा था सबके ऊपर। तो फिर उस वक्त तेई आया था, और जब सब लोगों ने तेई के बारे में पूछा तब तेई ने बताया था कि वो वांजी का दोस्त है, वो वांजी का ऑनलाइन फ्रेंड है, और उसके बॉयफ्रेंड ने वांजी को तेई को चीट किया है, और इस वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड से छुप के यहाँ पे आया है। और वो इतने वक्त से वांजी की हेल्प से यहाँ पे रह रहा था छुप के। वो नहीं चाहता था कि उसका बॉयफ्रेंड उसे ढूंढे, इस वजह से वो किसी के सामने कभी आया नहीं। तो फिर सब लोग समझ जाते हैं कि वांजी ने सबको बताया था कि तेई कौन है, तेई उसका दोस्त है और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हर्ट किया है, इस वजह से तेई यहाँ पे है। तो फिर उस दिन के बाद से तेई लैन हाउस में ही रहने लग गया था, और मैडम यू, मिस्टर जियान और बाकी सब लोग जो भी विन के जाने से बहुत ज़्यादा दुखी थे, वो सब लोग कहीं ना कहीं तेई को विंग में कंपेयर करने लग गए थे, क्योंकि तेई और विंग बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। हाँ, उन लोगों की पर्सनैलिटी बिल्कुल सेम थी। तेई हाँ मिच्योर था, वो विंग से मिच्योर था, मगर फिर भी तेई काफ़ी हद तक विंग जैसा ही दिखता था, विंग जैसी पर्सनैलिटी कैरी करता था। इस वजह से मैडम यू कहीं ना कहीं तेई में विंग को ढूंढने लग गई थी, और उन्हें तेई काफ़ी हद तक पसंद आता था। तो इस वजह से तेई उसके बाद वहीं पे लैन हाउस में रहने लग गया था, और उसने लैन हाउस के साथ साथ वांजी की केयर भी वो काफ़ी अच्छे से करता था, क्योंकि हाँ वांजी ने उसे संभाला था, और आज वो भी अब एक दोस्त होने का फ़र्ज़ ही निभा रहा है, अपने दोस्त को संभाल के उसके बुरे वक्त में। वो जानता है कि उसका प्यार उससे दूर है, मगर वांजी का प्यार शायद उसे इतना दूर है कि कभी उसके पास लौट के आएगा ही नहीं। और वो इस चीज़ को लेके बहुत बुरा फील करता है अपने दोस्त के लिए, क्योंकि वो जानता है कि वांजी किस हद तक विंग से प्यार करता है। उसने देखा है कि वांजी हमेशा उसे बचपन से लेकर आज तक बताता आया है। उसने विंग के बारे में काफ़ी हद तक काफ़ी सारी बातें बताई है, और इस वजह से वांजी के दर्द को देख के तेई को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि क्यों विंग वांजी से दूर हो गया। गॉड ऐसा क्यों करते हैं, सच्चे प्यार करने वालों के साथ गॉड ऐसा क्यों करते हैं, क्यों गॉड उन्हें इतना दूर कर देते हैं। और इस वजह से तेई बहुत ज़्यादा सैड फील करता है वांजी के लिए, मगर वो वांजी का अच्छा दोस्त है, इस वजह से वो वांजी को कभी अकेला भी नहीं छोड़ता। वो हर तरह से कोशिश करता है कि वो वांजी की फैमिली को और वांजी को सबको संभाल पाए। वो जानता है कि इस घर में हर पर्सन की कंडीशन ठीक नहीं है, हर कोई पेन में है, क्योंकि वो जानता है कि विंग इन सब के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज था। वांजी हमेशा बताता था कि विंग कैसा है, विंग किस तरह का पर्सन है।
तेई ने कभी विंग को फेस टू फेस नहीं देखा है। जिस तरह सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं कि विंग किस तरह का पर्सन था, किस तरह शरारतें किया करता था, तेई को सुन के ही बहुत अच्छा लगता है। वो उसने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ भी देखी है, काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी है विंग की, और उसे फील होता है कि क्यों वांजी उस पर्सन से इतना प्यार करता है। सच में सच्चा प्यार ऐसा ही होता है, हम चाहकर भी उसे भुला नहीं पाते, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो भी तो इसी फीलिंग से गुजर रहा है ना, इस वजह से वो जानता है कि सच्चा प्यार यही होता है। ओके गाइज़, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आगे की वीडियो हम कल देखेंगे, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।